हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने हर एक टाइप के आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दिए थे, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इसके अलावा आपकी लुईस थ्योरी हो गई है, वैलेस बॉन्ड थ्योरी हो गई है। ये तीन थ्योरी आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के साथ में हुई है। आज हम कुछ चीजें आगे और डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट। टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आपको सेंट्रल एटम पता है, लुईस स्ट्रक्चर में बताया गया था कि किसको सेंट्रल एटम माना जाता है, सेंट्रल एटम मानने की कंडीशन क्या क्या होती है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Z = 1/2। सेंट्रल एटम का मतलब ये हो गया जैसे CH4 आपके पास में है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इस तरीके से, तो ये इसका सेंट्रल एटम। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना होगा, तो उसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, Z = 1/2 into number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स माइनस नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन। अगर इसके ऊपर अगर इसके ऊपर नेगेटिव आयन है, मान लेते कोई भी जैसे NO3 लिखा होता था, इसके ऊपर माइनस साइन इस तरीके से, तो कितने आयन नेगेटिव हैं इसको लिखेंगे। तो ये अगर नेगेटिव आयन होंगे तो ये प्लस लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव आयन होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन कितने होंगे, ये आपको फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। जहां पर ये जो Z है आपके पास में, ये Z, ये टोटल आपके पास में इलेक्ट्रॉन दिखाएगा कि कितने यहाँ पर जैसे जितने भी हमारे पास होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इसका जो सेंट्रल एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितने के साथ में वो रिएक्ट करेगा। इसका कहीं फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, जरा 2-3 एग्जांपल लेकर के समझते हैं, क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ करके आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ करके आए हैं। अब हम जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मीथेन का ले लेते हैं, CH4। एक एग्जांपल अमोनिया का ले लेते हैं, NH3। एक एग्जांपल पानी का ले लेते हैं, H2O। ठीक है, इन तीनों के एग्जांपल लेकर के जरा इनके शेप की बात करते हैं और इनकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में हम किसी की ज्योमेट्री बता सकते थे, लेकिन उसका शेप नहीं बता सकते थे। तो आखिर शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या होता है, इसकी जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए सबसे पहले अगर CH4 की बात करते हैं तो सबके लिए Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कितनी होगी। अगर इसके लिए बात करते हैं CH4 के लिए, देखिए कार्बन है, कार्बन एक सेंट्रल एटम होगा इसके अंदर। इसके आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1/2 आगे कर लीजिए। ठीक है, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है कि ऐसे एटम के सराउंडिंग हो, जो कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती हो, जिनकी वैलेंसी 1 होती हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है, तो 4 हमारे पास है, जिनकी वैलेंसी 1 होगी, ये हो जाएंगे। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह यहाँ पर तो है नहीं, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा, ये Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 8/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इस तरीके से। ठीक है, और आउटर मोस्ट क्लास में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5। आउटर मोस्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो Z = 1/2। आउटर मोस्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने मोनोवैलेंट यहाँ पर एटम है, 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8/2, मतलब Z इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास में, 4। इसकी बात कर लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2,6। आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, 6 2 8/2, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 4। चलिए ये तो समझ में आ गया कि सबके लिए Z की वैल्यू क्या रहेगी, 4। अब आगे हम थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं, अब जरा इनके शेप की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर जब कभी भी Z की वैल्यू किसी की 4 होती है, जब Z की वैल्यू 4 आती है
तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। ठीक है, अगर किसी की z की वैल्यू 4 है, अगर इसको लिखा देंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं डायरेक्ट। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी तक तो हमने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना बताया था, अगर डायरेक्ट आपके सामने आ जाए तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। और आपको कल हमने बताया था, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 और पार्ट 1, वो जाकर के पहले देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप क्या है, ये sp3 sp3 और ये भी sp3, तो आपको पता है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देते हैं, यानी कि उनकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा और ये भी टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये सब टेट्राहेड्रल होंगे। तो अगर टेट्राहेड्रल होंगे तो इनका हमको स्ट्रक्चर बनाना भी आता है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए ये कार्बन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसे करके ये बनेगा, ये कार्बन होगा और ये कुछ हाइड्रोजन होंगे, ये इस तरीके से करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे करके। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो नाइट्रोजन ये हो जाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा, ऐसे करके कुछ ऐसे बनाएगा। यहाँ पर भी ये जो हमारे पास देखिए, यहाँ पर H2O है और ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन होगा, ये भी H2O है हमारे पास, तो ये भी इसी तरीके से कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा। मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ये भी कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज हम ये देखते हैं कि हुआ क्या है आखिर इसके अंदर। अब एक समझते हैं कि देखो हमने क्या कहा था कि अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, यहां पर भी 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। अभी समझते रहिएगा, केवल 109 डिग्री 28 मिनट का यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लैब के अंदर जब प्रैक्टिकल किया गया तो ये पता चला कि इनके बीच का एंगल, यानी कि जो CH4 था मीथेन, इसके बीच का एंगल 109 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट का था पूरा का पूरा। यहाँ पर जब बात करी गई तो 109 डिग्री 28 मिनट ना निकला ये। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ कम हुआ, ये मान लीजिए 108 डिग्री 28 मिनट, मतलब ये समझ लीजिएगा कि एक्यूरेट 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल नहीं आया, इसका भी एंगल इसी तरीके से नहीं आया। तो फिर क्या करना चाहिए, अब जबकि अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग होना चाहिए कि सबके बीच का एंगल, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, सबके सब दे रहे हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फिर उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। जबकि लैब के अंदर हमको ये 109 डिग्री 28 मिनट हमको नहीं मिला जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये लिमिटेशन आ गई इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और यही लिमिटेशन दूर करने के लिए आपको आज VSEPR थियरी पढ़नी पड़ेगी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, ये थियरी आपको पढ़नी पड़ेगी और इसमें आपको किसी भी जो भी कंपाउंड होगा उसका एक्यूरेट शेप पता चल जाएगा। वहां पर आपको ज्योमेट्री पता चलती थी, यहाँ पर आपको एक्यूरेट शेप पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसी की डिस्कस करते हैं, उसी के बात करते हैं। अब देखिए ये कारण क्या हुआ इसका, ये कारण क्या हुआ, तो इस पे मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई, तो इसमें क्या कारण आया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिनका नाम था रोनाल्ड गिलेस्पी। ठीक है, एक ये साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट और थे रोनाल्ड सेडनी, इसकी स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। अभी इनका एक्यूरेट नाम लिख देंगे जो सही होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने पर क्या पता चला, रिसर्च करने पर यह पता चला कि इनके बीच में आखिर हुआ क्या है। तो इनके बीच में यह हुआ कि जैसे अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये अगर कार्बन हमारे पास है और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो अगर इन चार हाइड्रोजन है तो अगर कार्बन की वैलेंसी अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये देखो यहाँ पर भी एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ में, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। इस वजह से इनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। ठीक है,
तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए सबके सब पे पूरे के पूरे पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से बॉन्डिंग हो चुकी है, सबके सब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और सबके सब बॉन्ड बना रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करते तो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन में ये बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने, ये 1 2 3, ये 3 जो है बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन और फालतू बचता है यहाँ पर, ठीक है, ये उसके अंदर काउंट नहीं होगा, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये लोन पेयर शो करता है, ये लोन पेयर शो करता है, ठीक है। तो अगर जब बात करते हैं तो ये लोन पेयर है और यहाँ पर ये सब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी के कारण कुछ शेप चेंज हुआ है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यानी कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, मतलब इनके सबके बीच में क्या होता है, आपस ही में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से ये शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है, कोई श्रिंक हो जाता है, कोई एक्सपैंड हो जाता है। तो उनके रिपल्सन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इनकी इसका मतलब ये कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, जिसकी वजह से इनके बीच का एंगल चेंज हो जाता है। तो जब हम शेप की बात करेंगे, तो वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, केवल जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को लेकर के सॉल्व करेंगे और उन्हीं से लेकर के उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा वही उसका शेप डिनोट करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन थे, तो मान लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये 2 लोन हमारे पास हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, बाकी जो भी बच्चे बच रहे हैं ये हमारे पास, ये सबके सब क्या शो कर रहे होंगे, लोन पेयर, तो ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो शेप केवल इनके बीच में बनेगा। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्डिंग करेगा, तो ये आपका बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अभी आपको बताते हैं स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी फेल हो जाती है, तो हमको VSEPR पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं जरा। चलिए एक तरफ लिख लीजिएगा ये जेड, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर इसका शेप क्या होता था, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू 2 है, हाइब्रिडाइजेशन S3 होगा, और ये आपको पता है कि लीनियर शेप होता था, ठीक है। लीनियर शेप कल वाले वीडियो में बता दिया था कैसे होता है, बिल्कुल एक ही एक्सिस पे ऐसे करके, एक इधर और एक इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जिसकी 3 होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है, जिसकी 4 होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, जिस 5 होगी तो ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन देगा, अगर 6 होगा तो ये sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, अगर z की वैल्यू 7 आएगी तो ये sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके सबके स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। ये अगर होगा तो ट्राइगोनल होगा, sp3 है तो टेट्राहाइड्रल होगा, sp3d है तो इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिड कहते हैं, पिरामिडल। ये होगा तो ऑक्टाहाइड्रल, और sp3d3 के लिए आपका होता था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो इस तरीके से अगर किसी की जेड की वैल्यू क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप समझ लेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी। चलिए बात कर लेते हैं VSEPR की, हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट, VSEPR, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन
पेयर रिपल्सन थियरी, ये इसका पूरा नाम, गिवन बाय मिस्टर डोनाल्ड जिलेस्की। दूसरे साइंटिस्ट हैं एंड मिस्टर रोनाल्ड सिडनी निहोलम। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको प्रपोज किया है, ठीक है, इस थ्योरी को। इसको समझते हैं कि ये क्या है, VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अच्छा, इसके एक नाम से तो सिंपल सा पता लग रहा है, केवल अगर इतनी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इनके बीच में रिपल्सन लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई होता है, जिसके वजह से इनके बीच का जो एंगल होता है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। इसको हमको समझना है, ठीक है। तो उसी के बारे में समझ लेते हैं। अगर तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इसका शेप समझेंगे। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में होगा क्या, तो सबसे पहला इसमें हम किसी भी जो भी आपके पास में कंपाउंड होगा उसका आप शेप क्या कर सकते हैं, बता पाएंगे, ठीक है। शेप ऑफ कंपाउंड, इससे क्या हो जाएगा, जो भी कंपाउंड आपके पास में होगा उसका आपको शेप पता चल जाएगा कि वो किस तरीके इसका शेप है। दूसरा क्या होता था, अगर हम बात ज्योमेट्री की करते थे, तो ज्योमेट्री में क्या होता था कि उसके चारों ओर जो भी आपके पास में सेंट्रल एटम होता था, इसके चारों ओर जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते थे, चाहे वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हो, चाहे तो वो जो भी जैसे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास जितने भी होते थे अगर बाहर की तरफ, वो सबके सब क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे ज्योमेट्री के अंदर, अगर ज्योमेट्री का हम बात करते हैं तो। लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो वहां पर केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लेकर के नहीं चलेंगे, उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बॉन्ड पेयर फॉर शेप, यहाँ पर लिखेंगे फॉर शेप ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे, नॉट लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। जैसे अभी बात कर रहे थे अमोनिया में, बात किया था NH3 में, तो एक लोन पेयर होगा इसके पास में, बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो केवल इन्हीं को लेंगे, इनको नहीं लेंगे। जब शेप बनाएंगे तो केवल इन तीनों को लेकर के बनाएंगे, इसको लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, आप देखिए किनके किनके बीच में रिपल्सन हो सकता है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। देखिए जैसे ये हमारे पास कोई भी एक एटम है, सेंट्रल एटम ए मान लेते हैं, कुछ एटम क्या करेंगे, मान लेते हैं इनके साथ में बॉन्ड कर रहे हैं, कुछ लोन पेयर बनाने होंगे, तो रिपल्सन किन किन के बीच में लगेगा। देखिए कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 1-2 है, तो एक तो क्या हो सकता है कि लोन पेयर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, या हो सकता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, या हो सकता है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल कर रहे हैं। तो रिपल्सन किसमें सबसे ज्यादा होगा, इनको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर की अगर बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा होता तो ये आपस में बॉन्ड ही नहीं बना पाते, ठीक है। तो इनके कंपेरिजन में अगर लोन पेयर के कंपेरिजन में बात करते हैं, क्योंकि ये तो फ्री है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये बंधे हैं, ठीक है। तो फिर अब ये ये समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हस्बैंड वाइफ समझ लीजिए, इनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लीजिए कि ये तो पूरी तरीके से बंधे हैं, 7 पैरों में बंधे हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता होगा, लेकिन दुनिया को नहीं पता चलता है। लेकिन अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ तो दुनिया समझेगी, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी समझिए कि अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लोन पेयर के बीच की बात करें, यानी कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच की बात करते हैं, तो लोन पेयर की जो हमारे पास इनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप कहीं पर लिख लेना कि अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करते हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करें, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इससे कम जो होता है हमारे पास है, वो सबसे कम जो इसमें होता है वो बॉन्ड पेयर में होता है, बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो ये मेन थियरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मेन थियरी जो कहती है ये क्या कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इतना बड़ा तो नाम है इसका, ठीक है। तो उसमें मेन थियरी यही कहती है कि किनके किनके बीच में रिपल्सन ज्यादा लगता है। तो जो लोन पेयर होंगे इनके बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे इनके कंपेरिजन में ज्यादा लगेगा, लेकिन लोन पेयर के कंपेरिजन में कम होगा रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होता है, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिएगा, ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको लिख लीजिएगा जहां पर ये पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पर हम आगे समझते हैं कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा अगर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। चलिए बात कर लेते हैं, सेप की बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें सेप ही बताएंगे किसका कैसे होगा। सुनिए पहले कि अगर किसी कोई भी आपके पास में कंपाउंड है, अगर उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जीरो हो, मतलब उसके अंदर अगर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका जो शेप होगा वो उसकी ज्योमेट्री के बराबर होगा। मतलब जैसे उसका शेप वैसे उसकी ज्योमेट्री। इसके बेसिस पे सबसे पहले बात करते हैं जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो। जैसे बात कर लेते हैं पहला, अगर कोई सेंट्रल एटम है, अगर किसी सेंट्रल एटम कोई भी सेंट्रल एटम अगर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बना रहा है, यानी कि दो बॉन्ड पेयर बना रहा है, मतलब सेंट्रल एटम हैज टू बॉन्ड पेयर। अगर वो टू बॉन्ड पेयर बना रहा है तो कैसा होगा, दो बॉन्ड पेयर का मतलब जैसे कोई एक ए है, कोई भी सेंट्रल एटम ए है, एक इधर लोन पेयर बना रहा है, सॉरी बॉन्ड पेयर, और एक इधर बॉन्ड पेयर, तो एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर। तो अगर इस तरीके से बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर ना हो यहाँ पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में जो भी स्ट्रक्चर बनता था अभी वही लीनियर, यानी कि जो ऐसे में इसका शेप ऐसा होगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री इसकी कैसी होती थी, लीनियर, तो इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। शेप भी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2, ठीक है, AB2, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का फट से, जैसे BeCl2 की बात करे थे, BeCl2 की, ठीक है, फॉर्मूला इसका बन जाएगा क्या, AB2, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, BeCl2 की अगर बात करते हैं तो ये बेरिलियम हमारे पास सेंट्रल एटम, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, तो दो हमारे पास हो रहे थे, लोन पेयर कोई इसके पास में है नहीं, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट क्लास में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ में और एक इसके साथ में, और ये बीच में क्या बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारे पास लीनियर शेप देता है, ठीक। शेप की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पहला। दूसरा, सेंट्रल एटम हैज 3 बॉन्ड पेयर। अगर वो 3 बॉन्ड पेयर बनाता है, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर जीरो है, इस सब में लोन पेयर जीरो ही है, बॉन्ड पेयर 3 बनाता है। जैसे कोई एक ए है, ठीक है, एक बी ऊपर बना ले, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इस तरीके से अगर 3 लोन पेयर हमारे पास बन रहे हैं, ये सॉरी बॉन्ड पेयर वाला लोन पेयर बोल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर अगर बना रहा है तो इसके लिए ज्योमेट्री कैसी होती थी, ट्राइगोनल होती थी, ट्रायंगुलर। तो यहां पर भी क्या होगी, प्लेनर, या तो प्लेनर होगी या तो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये इस तरीके का शेप देगा हमारे पास। इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, प्लेनर और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप देगा, अगर वही इसकी ज्योमेट्री और वही इसका क्या हो जाएगा, शेप, अगर किसी के बॉन्ड पेयर 3 है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, जैसे कहां बना दें इसको, BF3 की बात करते थे, तो इसमें क्या होता था, ये देखो बोरान के आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, ये 5 होता है एटॉमिक नंबर इसका, 2,3, ये होता था 3 आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, और इसके अलावा तो कोई लोन पेयर बचा नहीं, लोन पेयर तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो लोन पेयर क्या है, 0, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो ऐसे जब शेप बनेंगे तो ये कैसा शेप बनाएगा, ट्रायंगुलर शेप बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके का शेप बना देगा ये यहाँ पर, ठीक। चलिए 2 हो गए हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 हो गए। इसके बाद 4 की बात कर लेते हैं, ऊपर वाला मिटा लेते हैं। 4 वाला तो आप लोगों को खूब रट गया होगा कि सेंट्रल एटम हैज 4 बॉन्ड पेयर। अगर वो 4 बॉन्ड पेयर है बना रहा है,
तो कितना हो जाएगा। अगर 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है, जैसे ये एक है हमारे पास, एक भी ऊपर हो, एक भी यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर। तो ये आपको पता है कि अच्छा इनके बीच का एंगल नहीं बताया, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री ही होगा, सबके बीच का एंगल 120 डिग्री। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए सेंट्रल एटम हैज 4 बॉन्ड पेयर, तो फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर देते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, अच्छा इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी थी, तो इनका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है टेट्राहेड्रल शेप होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर क्या है 1 2 3 4, तो ये टेट्राहेड्रल शेप देगा। और इस समय इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गई कंडीशन इनकी। अब हम बात करेंगे जो अलग होते हैं, जिनके अंदर लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो अब ये तो हो गया ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जहां पर 0 थे उनके लिए बात करे थे। अब जहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उनका शेप बदल जाएगा, ठीक है उनके लिए शेप क्या क्या होंगे उनको समझते हैं, ठीक। तो हमने 4 बॉन्ड पेयर तक आपको बता दिए थे, इसके अलावा आगे भी बता नहीं रहे हैं क्योंकि बार बार वही चीज बताना फिर टाइम वेस्ट होगा। तो अगर किसी के 5 होते हैं तो जैसे ऑक्टाहेड्रल बनाता था, आगे जाकर के फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाता था, तो उस तरीके से आप स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा आगे वाले, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिनके अंदर लोन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिएगा, एक ये टेबल है आपके पास में, इसको बना लीजिए। आप देखो थोड़ा समझते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी के पास में, तो एक हमारे पास सेंट्रल एटम ए है जिसके पास में 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, मतलब 2 बॉन्ड बना रहे हैं और एक नहीं बना रहा है, लोन पेयर है, लेकिन टोटल है कितने 3। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और लोन पेयर कितना है 1, तो इसको AB2, इसको E फॉर इलेक्ट्रॉन डिनोट कर लीजिए। 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर बनाएंगे सेंट्रल एटम और E नहीं बनाएगा, ठीक है लोन पेयर, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में। एग्जांपल में यहाँ पर जैसे SO2 है, O3 है, इनके सबके स्ट्रक्चर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इनके लिए कैसा स्ट्रक्चर बनता है, इनके लिए बेंड और एंगुलर। चलिए तो ये हो गया फॉर्मूला AB2E, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर सिंपल की बात करते हैं पहले, तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होती थी, ट्रायंगुलर प्लेनर होती थी। ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास A है और क्या कहते हैं 2 तो ऐसे बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर क्या होंगे लोन पेयर होंगे, ऐसे होता था, बनता था ज्योमेट्री इसकी। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे 2 लोन पेयर होंगे, सॉरी 1 लोन पेयर होगा। लोन पेयर का मतलब जहां पर बात करी जाए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हो, तो एक हो गया हमारे पास क्या पेयर लोन पेयर, और ये 2 क्या हो जाएंगे, एक भी यहाँ पर और एक भी यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर 2 क्या हो जाएंगे आपके पास में बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो ऐसे शेप जब बनते हैं को बेंड और एंगुलर शेप कहा जाता है। बेंड और एंगुलर अगर 3D में समझना चाहिए तो देखिए बना है आपकी स्क्रीन पर, इस तरीके से बनेगा ये। ऐसे एक एटम यहाँ पर होगा A वाला, ये B वाला होगा और एक इस तरीके से ऐसे करके बना होगा, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी इनके बीच। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा कुछ, और बाकी लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, इस वजह से बेंड। और ज्योमेट्री कैसी होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन शेप कैसा होगा बेंड शेप होगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए जब बॉन्ड पेयर, देखो सेंट्रल एटम ए है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा AB3E। देखिए उधर एग्जांपल भी आपके पास नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 1, टोटल कितने हैं 4। तो ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा। जैसे आपके पास में ये ए था हमारे पास कोई, तो ये तो आपकी इसकी टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे बनती है ज्योमेट्री, ऐसे करके, और इनके बीच का एंगल 109 डिग्री कुछ करके होता है। तो ये जो आपके पास में बन करके तैयार होगी। चलिए टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा होगा इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, क्योंकि इसमें 2 ये एक तो आपके पास में लोन पेयर है जो नहीं बनाएगा, उसमें बॉन्ड पेयर नहीं बनाएगा, जबकि 3 जो होंगे आपके पास में ये 3 ये बॉन्ड पेयर करेंगे, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 3 जब बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ट्रायंगुलर पिरामिड के आकार का बनेगा। ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब ये 3 नीचे वाले ही केवल पार्टिसिपेट करेंगे, ये ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा। जैसे इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ 3D में ऐसे बनेगा, जैसे ये ऊपर वाला होता था कुछ ऐसे ये हो जाएगा, एक इधर इस तरीके से, और एक नीचे ऐसे नीचे की तरफ होता था यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ऐसे से कुछ बनता है, ये नीचे की तरफ ऐसे होगा, थोड़ा झुका हुआ यहाँ पर बन नहीं रहा ऐसे करके, तो ये ऐसा नहीं, तो ये कुछ नहीं ऐसे, तो ये केवल इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा शेप में इस तरीके से, बाकी ये ऊपर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। इसके बाद आपके पास में आता है
कि अगर दो बॉन्ड पेयर हैं, दो ही लोन पेयर हैं, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हैं, तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल बनेगी, लेकिन शेप कैसा बनेगा, क्योंकि जब दो हमारे पास लोन पेयर हो और दो ही बॉन्ड पेयर हो तो ये Ab2E2 बन जाएगा फॉर्मूला। और ऐसे देखिए बनेगा स्ट्रक्चर तो वही, ये A था हमारे पास, ये B हमारे पास हो जाएंगे इस तरीके से, ये तो 3 आपके पास में बॉन्ड पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या होगा यहाँ पर लोन पेयर, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, दो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, इस तरीके से जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इस तरीके से दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो ये कैसा शेप बनाएंगे, बेंच, देखिए उसी तरह का बनना है जैसे ये बना था, बिल्कुल सेम वही बनना है ये वाला भी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये शेप बन जाएगा बिल्कुल पूरा बेंच आकार का ऐसे। इसके बाद क्या है, जब 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो क्या हो जाएगा AB4E, अगर ये फॉर्मूला बन जाता है तो देखिए 4 और 1 5, और आपको पता है कि जब 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते थे तो ज्योमेट्री उसकी कैसी होती थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, कल वाले में बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, लेकिन स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, सीसॉ स्ट्रक्चर होगा। सीसॉ स्ट्रक्चर का मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, एक जैसे यहाँ पर है, एक मान लेते हैं सेंट्रल एटम जो A यहाँ पर होगा, तो एक तो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा होगा ऐसे करके, और एक जस्ट इसके यहाँ पर पीछे की तरफ होगा सीसॉ ऐसे करके, और दो जो होंगे कुछ ऐसे होंगे इस तरीके से, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक आगे इस तरीके से और एक यहाँ पर ऐसे इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ये नीचे ऐसे करके होंगे ऐसे ये, और एक ये पीछे की तरफ, ठीक है ऐसे, तो इस तरीके से इस सीसॉ स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अलावा तो ये हो गया, अभी इनके जो एंगल के बीच की बात कर लेंगे बाद में, पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। अब की बात देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, अगर हो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो AB3E2 बन जाएगा फॉर्मूला। अच्छा 3 2 5 बात वही हो गई, तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होती थी वही ज्योमेट्री यहाँ पर भी होगी, लेकिन स्ट्रक्चर इनका बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, टी शेप में हो जाएगा। टी शेप का मतलब अगर एक एटम ऊपर है तो एक B और एक B और ये B, तो ये टी शेप में बनाता है, ऐसे टी शेप में स्ट्रक्चर बनेगा, और एक यहाँ पर लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यहाँ पर क्या था 1 2 3 4 4 आपके पास में क्या होंगे बॉन्ड पेयर, और एक यहाँ पर क्या होता, एक यहाँ पर लोन पेयर। चलिए इसके बाद 5 और 1 की बात कर लेते हैं। 5 और 1 6 जब होते थे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था, तो ये 5 और 1 ये, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला AB5E, और इसके लिए शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिड होगा। स्क्वायर पिरामिड का मतलब ये यहाँ पर ये 4 ऐसे प्लेन में होंगे, ये बॉन्ड पेयर बना लेंगे इस तरीके से, और एक ऊपर की तरफ ऐसे होगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर बना रहा होगा, और एक यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये बनकर के तैयार होगा, ठीक है। तो ये होगा, इसमें देखिए 2 लोन पेयर होंगे, एक और लोन पेयर बना लीजिए, यहाँ पर एक और लोन पेयर बना लीजिए, इसी के नीचे यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर और एक ये हो जाएगा 5 वाला, तो ये बन करके तैयार हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। तो इसमें क्या बन जाएगा AB4E2, मतलब 4 बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके लिए वो तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, क्योंकि टोटल है हमारे पास 4 2 6 ही, लेकिन जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा ये भी, लेकिन ये स्क्वायर पिरामिड है और ये स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर का मतलब केवल प्लेन पर ही होंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे जो होंगे, बाकी जो ऊपर एक लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर कहाँ होगा, नीचे होगा। तो इस साइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, सेम, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेबल आप लोग बना लीजिएगा ऐसे करके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एंगल। चलिए एंगल की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने बताया कि एंगल सेम नहीं होगा तो एंगल कितना कितना होगा। तो ये टेबल देख लीजिए पूरी बनी हुई है, और थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 sp3 में 2 होते थे, अभी इससे पहले देखा था अभी आप लोगों ने, ठीक है। लोन पेयर इसमें 1 होता था, एक में लोन पेयर 2 होते थे, इससे पहले वाली टेबल में, ठीक है। दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनाते थे, लेकिन उस अकॉर्डिंग शेप दोनों के बदल जाते थे। उसके बाद sp3d 3 बार लिखा है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 भी हो सकते थे, वो पुराने टेबल में देखा अभी। और ये sp3d2 में 2 लोन पेयर और sp3d2 में, मतलब लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही तो हम बताएंगे कि उसका एंगल कितना होगा, ठीक है, बीच का एंगल। तो अगर कुछ sp2 है और एक लोन पेयर है अगर, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो बीच का एंगल कितना होगा, लेस देन 120 डिग्री होगा। जैसे ऐसे कुछ टेबल से बनता था, ये ऐसे करके बेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर तो लोन पेयर होंगे इस तरीके से करके, ये लोन पेयर होते हैं, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता था,
अगर ज्योमेट्री में बात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस देन 120 डिग्री का होगा एंगल, इनके बीच का एंगल जो होगा वो लेस देन 120 होगा। उसी तरीके से जो पिरामिडल होगा, जो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता था जिसमें 2 लोन पेयर होते, एक लोन पेयर होगा आपके पास में, बाकी 3 बॉन्ड पेयर होते थे, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता था, वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, इसके इसी तरह इसमें भी सेम वही जो इसमें काम हुआ वही सेम काम यहाँ पर भी होगा कि अगर 2 लोन पेयर हैं, जैसे एक लोन पेयर ऊपर हो और एक लोन पेयर नीचे हो और ये दो बॉन्ड पेयर हो इस तरीके से, तब भी इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा और लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट का। बस सेम देखिए, इधर आपको पहले बता चुके हैं। अगर sp3d है और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का ही होगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। और 180 90 होगा, अगर लोन पेयर कितने हैं, 2 नजर आ रहे हैं तो 180 डिग्री और 90 डिग्री 2 होंगे, टी शेप में जैसे है ना, ऐसे टी शेप में बनेगा ये, तो 1 2 3 इस तरीके से। और बाकी तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका। उसके बाद ये अगर एक लोन पेयर है तो वो सीसॉ स्ट्रक्चर बनाएगा। सीसॉ का स्ट्रक्चर भी देखा था, एक ऐसे करके और 2 यहाँ पर और ऐसे करके बनते थे, एक पीछे की तरफ बनता था। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल की बात करी जाए तो इसके बीच में एंगल की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर 180 आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में 180 होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है पीछे की तरफ से, ये ऐसा कुछ मुड़ा हुआ होता है, तो इनके बीच का एंगल 186 डिग्री होता है, जबकि इनके बीच का एंगल होता है 116 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब 2 लोन पेयर हो तो 90 डिग्री में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था। स्क्वायर प्लेनर का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, तो इनके सबके बीच का एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और लास्ट में जो अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो 90 होगा, कुछ 180 होगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब 4 स्क्वायर कैसे होंगे इस तरीके से, और एक ऊपर की तरफ होगा ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो एक ऊपर की तरफ जो होगा ऐसे, तो कुछ के बीच पे तो एंगल 180 डिग्री का होगा, लेकिन जो ऊपर की तरफ ऐसे होगा 2 तो ऐसे प्लेन पर होंगे इस तरीके करके यहाँ पर, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का। बाकी आपस में एंगल कितना बनाएंगे, 180 डिग्री का। जो प्लेन पे होंगे वो 180 डिग्री का, जो इसे प्लेन पे होंगे वो 180 डिग्री का, और जो ऊपर होंगे तो इनसे 90 डिग्री का बनाएंगे एंगल। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में क्या है, पेंटागोनल पिरामिडल। तो पेंटागोनल पिरामिडल का मतलब स्ट्रक्चर है, तो उसमें 72 डिग्री और 90 डिग्री के 2 एंगल बनेंगे। तो इस तरीके से एंगल है, समझ लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आया कि VSEPR यानी कि वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या कहती है, पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इतना बड़ा नाम है कि बीच में ऐसे भूल जाओ एक आधे अक्षर। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी का शेप क्या करेंगे बताएंगे, और इसको भी कल कुछ इसमें भी कुछ गलतियां हुई हैं जिसको कल सुधारेंगे। और कल आपको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी लास्ट थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, MOT। ठीक है, उसके डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और इसको समझिएगा अच्छे से, थोड़ा सा समझ में आएगी, थोड़ा समझने की कोशिश, नई चीज लगेगी आपको भी लेवल में, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, बाय।